स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आदि की फिजिक्स पर। तो कल जैसे कि हमने चर्चा की थी, हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। ठीक, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है? जब किसी भी सिस्टम के ऊपर जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व करने का क्या मतलब होता है कि जितना मोमेंटम इनिशियली होगा उतना ही मोमेंटम क्या होगा, फाइनल में होगा। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग। तो जितना शुरुआती संवेग होगा उतना ही बाद में संवेग होगा, अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखो इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, और नीट का तो ये फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आज मैं ज्यादातर क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो आपको नीट में आए हुए ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हिंदी में इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण का क्या मतलब है कि जितना संवेग पहले था उतना बाद में हो गया, संवेग संरक्षित रहा, बिल्कुल भी बदला नहीं। जितना मोमेंटम इनिशियली था उतना मोमेंटम फाइनल रहा, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब ये क्यों होता है, कारण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो क्या था, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। देखो अभी तक जो हम न्यूटन का ये लॉ लिखते हैं, ये सेकंड लॉ है न्यूटन का। ठीक है ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं लिखते हैं। आप थोड़ा जब आगे हायर स्टडीज में पहुंचेंगे, अगर इंजीनियरिंग करेंगे या फिर बीएससी वगैरह कुछ भी करते हैं, तब आपको इसकी एक अलग फॉर्म देखने को मिलेगी। जो आपने लिखा है यहाँ पर एफ नेट, यहां पर लिखा होगा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू ए सी ओ एम। ठीक, एफ एक्सटर्नल का क्या मतलब है, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो डिफाइंड ही इस तरह से है कि जो भी फोर्स बाहर से लगेगा, एक्सटर्नली लगेगा, वो सिस्टम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अगर फोर्स एक्सटर्नल नहीं होगा तो सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपको हमने क्या किया, एक डब्बे के अंदर खड़ा कर दिया। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर आप खड़े हुए। ठीक, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस सिलेंडर को आगे बढ़ाइए आप। ठीक, अंदर रहते हुए आप इस सिलेंडर को आगे बढ़ाइए। तो आप कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे? आप अगर इसको सिलेंडर को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे पकड़ के कूदना पड़ेगा इस तरीके से, तब हो सकता है ये सिलेंडर आगे बढ़ जाए। और वो भी फोर्स कहां से लग रहा है, वो भी फोर्स कहां से लग रहा है, आप कूदे, आपने कहां से फोर्स लिया है, बाहर से फोर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इंटरनली इस सिलेंडर को किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मान लेते हैं आपके पेट में, आपके पेट में देखो बहुत सारे मोशंस हो रहे हैं, बहुत सारे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक, कभी कुछ हम ऐसा खा लेते हैं कि पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, तो क्या उस गुड़गुड़ से आप आगे बढ़ने लगते हैं? क्या वो गुड़गुड़ आपके पेट में धक्का मारने लगती है कि आप आगे चल दिए? ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं, और इंटरनल फोर्स कभी भी किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक, तो वैसे ही हमारे पास जो डिस्टर्बिंग फोर्स है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो डिस्टर्बिंग फोर्स है, कौन सा, बाहर से लगने वाला फोर्स, वो किसके बराबर होता है, एम इंटू ए सी ओ एम। ए सी ओ एम का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ मास। देखिए ये ब्लॉक है हमारे पास एक, ठीक है, ये ब्लॉक है, आपने इस पर बाहर से एक फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल। ठीक, बाहर से एक फोर्स लगाया, और ये फोर्स भी कहां लगता है, मान लेते हैं इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां पर। अभी सेंटर ऑफ मास हम आगे पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि उस पूरी बॉडी का मास हम कहां मान लेते हैं, एक जगह पर केंद्रित मान लेते हैं, एक जगह पर रखा हुआ मान लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, या फिर द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसके सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास, हमेशा कोई भी फोर्स हम लेंगे सेंटर ऑफ मास की तरफ ही लेंगे। हम एफबीडी भी बनाते हैं तब भी कहां से, ये एम मास है तो एमजी भी कहां से लगाते हैं, सेंटर से ही, यहां से नॉर्मल लगाते हैं। फ्रिक्शन एक अलग केस है कि वो टेंजेंशियली लगता है, लेकिन ज्यादातर हम फोर्स कहां लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। ठीक, तो इस पूरी बॉडी का, अब देखिए ये पूरी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस से बनी होगी। ठीक, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास को हमने जोड़ा होगा, तब ये कहा क्या बना होगा, ब्लॉक बना होगा। और हर एक पॉइंट मास अलग
एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा। मान लो इसका एक्सीलरेशन a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है, इसका a4 है, ठीक है। तो अब हम न्यूटन का लॉ कैसे लिखेंगे? F एक्सटर्नल बराबर इतने सारे एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल एक पॉइंट का एक्सीलरेशन लेते हैं, किसका? सेंटर ऑफ मास का। भाई जब हमने क्या मान लिया कि पूरा का पूरा मास एक ही पॉइंट पर मान लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सारे फोर्स भी वहीं पर लगाएंगे और हम एक्सीलरेशन भी उसी पॉइंट का लेंगे, हम वेलोसिटी भी उसी पॉइंट की लेंगे। अगर आप मोमेंटम भी लिखेंगे, मोमेंटम की इक्वेशन क्या होगी? P इक्वल्स टू m इंटू वी। अब v कौन सी v? कहां की v? सिस्टम के अंदर। तो v COM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक, देखो इतना ये सब तो हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा समझाने का केवल ये मतलब था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो असलियत में कुछ इस तरीके से दिखता है, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m इंटू ACOM, या फिर F एक्सटर्नल नेट, कुल बाहरी बल, बराबर m इंटू ACOM, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं हम, न्यूटन के सेकंड लॉ को कौन से फॉर्म में लिखते हैं? F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp ओवर dt। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक, तो अगर मैं ये बोल दूं, मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मास हैं, ये बहुत सारे पॉइंट मास हैं, बहुत सारे पॉइंट मास है। ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है, ये v3 से चल रहा है, ये v4 से चल रहा है, ये v5 से चल रहा है। ऐसे बहुत सारे मास इधर उधर मूव कर रहे हैं। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है, इसका मास m5 है। ठीक, अब आपस में अंदर ये टकरा भी रहे होंगे सिस्टम के अंदर। ये हमारे पास क्या है? सिस्टम है, सिस्टम है, ठीक है। आपस में ये टकरा रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं सिलेंडर के अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, वो एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, वो आपस में क्या है? टकरा रहे हैं। तो क्या उनके आपस में टकराने की वजह से क्या सिलेंडर चल देता है? सिलेंडर में कोई मोशन हो जाता है? नहीं होता है। जितने भी इंटरनल फोर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इसका मोमेंटम इधर है तो इसका मोमेंटम हो सकता है इधर होगा, और ये आपस में मोमेंटम क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ठीक, ऐसे ही इसका मोमेंटम इधर है, किसी का मोमेंटम इधर होगा, इसका मोमेंटम अगर इधर है तो इसका मोमेंटम इधर होगा। सबका मोमेंटम क्या है? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इस सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ओके, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि यदि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, अगर बाहर से लगने वाला फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, F एक्सटर्नल 0 हो गया तो 0 इक्वल्स टू dp ओवर dt। ठीक, ये हमारे पास कहानी क्या आ गई? dp इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। dt इधर चला गया। dp इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया? P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू क्या है? 0। भाई dp का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, छोटा सा चेंज, स्मॉल चेंज। ठीक, P फाइनल माइनस P इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम बराबर 0 हो गया। तो P फाइनल बराबर क्या हो गया हमारे पास? P इनिशियल। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो गया? फाइनल के बराबर हो गया, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये कहानी होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास कि हमारे पास एक बॉम्ब है, ठीक है, एक बॉम्ब है, इसका मास है 10 kg। ठीक, इनिशियली ये कहां रखा हुआ था? रेस्ट में रखा हुआ था। अचानक से इसमें किसी ने आग लगा दी। ठीक है, ये हमने जला दिया इसको। इनिशियली क्या था? इनिशियली था रेस्ट में, हमने लगा दी बाहर से आग, और जैसी आग लगाई ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद इसके हो गए 2 टुकड़े, और एक टुकड़ा v1 वेलोसिटी से जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास था 4 kg। जो दूसरा बचा हुआ टुकड़ा है 6 kg का। ठीक है, इसकी आपसे वेलोसिटी पूछेगी है। क्या पूछा गया? फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, जो बॉम्ब का दूसरा वाला हिस्सा है उसकी आपसे वेलोसिटी पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो, इनिशियली
इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का कितना है? 0 है। भाई रेस्ट में रखा हुआ था, कोई वेलोसिटी नहीं थी, 10 किलो का बम था, ठीक है? अचानक से ये फट जाता है, ठीक? अब एक्सटर्नल तो फोर्स कोई नहीं लगा, आपने सुतली जलाई, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है? एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन हुआ और ये बॉम्ब फट गया। जब फटा तो एक्सटर्नल तो फोर्स कोई नहीं लगा, ठीक है? कोई नहीं लगा, तो फाइनल मोमेंटम इसका निकालो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, 4 इंटू 10 प्लस ये 6 इंटू, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये v1 से जा रहा होगा फूटने के बाद, 6 इंटू v1, तो p फाइनल बराबर कितना हो गया? 40 प्लस 6 v1। आपने कहा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल का। तो p फाइनल इक्वल्स टू p इनिशियल, फाइनल मोमेंटम कितना था? 40 प्लस 6 v1 और इक्वल्स टू किसके हो गया? 0 के हो गया, ठीक है? सिक्स वी वन इक्वल्स टू माइनस का 40, तो वी वन इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 20 बार गया तो माइनस का 20/3 मीटर पर सेकंड। ये माइनस यहाँ क्या बता रहा है कि जो बम का दूसरा वाला हिस्सा होगा वो किधर जा रहा होगा? उल्टी दिशा में जा रहा होगा पहले वाले हिस्से से। अगर पहला वाला हिस्सा इधर जा रहा है, ये वी वन नहीं, ये वी टू है। पहला वाला हिस्सा अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वाला हिस्सा क्या, जस्ट उसके अपोजिट जा रहा होगा। कितनी वेलोसिटी से? 20/3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक? एक और बढ़िया सवाल देखते हैं इस पर। एक हमारे पास सेल है, इसका मास m था, ये रेस्ट में है इनिशियली, अचानक से एक्सप्लोड होता है, और एक्सप्लोड होने के बाद जो इसका मास है वो किस रेशियो में डिवाइड होता है? आफ्टर एक्सप्लोजन शेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स आफ्टर एक्सप्लोजन, मास ऑफ शेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2:1, ठीक है? 2:1 में ये डिवाइड हो गया। अब आगे ये बोल रहा है कि जो दो हिस्से इसके हैं इक्वल मास के, वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। इफ इक्वल masses are moving mutually perpendicular to each other with velocity v, find velocity of third part, ठीक है? v रूट v, 2 रूट v, और d आपका क्या है? 2√2v, ठीक? आपके पास ये कहानी है। आपको क्या बोला जा रहा है कि एक हमारे पास कोई शेल था, ठीक है? अचानक से उसमें क्या होता है? इनिशियली वो रेस्ट में था, अचानक से उसमें एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होने के बाद जो उसका मास है वो किस किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है? 2:1 में, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि जो सेम मासेस वाले पार्ट हैं वो क्या है? वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से? v से, ठीक? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए इसमें भी कौन सा लगेगा कॉन्सेप्ट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कारण क्या है? देखो इनिशियली ये क्या था? रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, p इनिशियल इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब फाइनल इसके साथ क्या कहानी होगी? फाइनल एक्सप्लोजन हुआ, कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोजन हुआ होगा, ठीक है? तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के कारण इसके 3 हिस्से हो गए, और तीनों किस तरीके से मूव कर रहे हैं? देखो 2:2 में कॉमन रेशियो क्या ले लेते हैं? कॉमन रेशियो ले लेते हैं इक्वल्स टू x, तो m1 मान लेते हैं, m1 इधर जा रहा था v वेलोसिटी से, ठीक है? तो m2 किधर जाएगा? m2 चाहे इधर मान लो v वेलोसिटी से, चाहे ऊपर मान लो v वेलोसिटी से, आपकी इच्छा है, ऊपर ही मान लेते हैं, ठीक? m2 किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है? और m3
m3 की वेलोसिटी के बारे में हमें भी कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो हमें इसी की वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने कॉमन रेशियो क्या मान लिया, x मान लिया। पहले वाले का m1 का मास क्या होगा, 2/225x, ठीक। ये m1 का मास हो गया। m2 का मास क्या होगा, 2/5x, और m3 का मास क्या होगा, 1/5x। ये आ गया हमारे पास टोटल, ठीक है। टोटल हमने कॉमन रेशियो क्या माना था, x माना था, ठीक। इस तरीके से ये मास हमने डिवाइड कर लिए। अब ध्यान से देखो, फाइनल मोमेंटम हमारे पास किस तरीके से लिखेंगे, p फाइनल। फाइनल मोमेंटम देखो, ये कहाँ जा रहा है, m1 वाला x डायरेक्शन में जा रहा है। भाई हमने माना था, इसको भी आप x में मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को x किसी को y में मान सकते हो। ये x डायरेक्शन में जा रहा था, तो m1 इंटू वी, m1 2/5x इंटू वी, ठीक। और कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप, ठीक है। प्लस ये कहाँ जा रहा है, y डायरेक्शन में जा रहा है, तो m2 भी कितना है, 2/5x इंटू वी जे कैप, प्लस प्लस इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं p3। ये मोमेंटम p1 हो गया, ये मोमेंटम p2 हो गया, और ये मोमेंटम p3 हो गया। आपके पास क्या कहानी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व, p इनिशियल बराबर p फाइनल, ठीक। तो इनिशियल कितना था, 0 था, फाइनल कितना आपके पास, 2/5x v आई कैप प्लस 2/5x v जे कैप प्लस p3। तो p3 आपके पास कितना आ गया, माइनस का 2/5x इंटू वी आई कैप माइनस 2/5x v जे कैप। देखो हमारे पास क्या कहानी आ गई। अब p3 कितना है, m3 कितना है हमारे पास, 1/5x इंटू इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v3। तो v3 इक्वल्स टू माइनस का 2/5x v आई कैप प्लस, सॉरी, आई कैप माइनस का 2/5x v जे कैप, x x x कैंसिल आउट, 5 5 5 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या आ गया, v3 इक्वल्स टू -2v आई कैप -2v जे कैप। ये हमारे पास कहानी आ गई, ठीक है। तो इरेज करते हैं। तो मॉड ऑफ v3 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ -2v का स्क्वायर प्लस -2v का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर इक्वल्स टू √8v स्क्वायर, क्या आ गया, 2√2v। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, लास्ट वाला ऑप्शन डी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोल रहा है, देखिए ये आपके पास मैं नीट के ही क्वेश्चन सारे लगा रहा हूँ, 35 ईयर्स की बुक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। ये बोला है एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद अ वेलोसिटी ऑफ, देखो एक ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v इक्वल्स टू 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप -12 के कैप, ठीक। सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस हुज मासेस आर इन द रेशियो 1:5। ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा था, ठीक है, अचानक से मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m, ठीक है। इनिशियली ये इस वेलोसिटी से जा रहा था, अचानक से इसके कितने हिस्से हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं, और इसका मास किस रेशियो में, 1:5 में रहता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक। जो स्मॉलर मास है, स्मॉलर मास फ्लाइज विद अ वेलोसिटी ऑफ, ठीक, किस वेलोसिटी से उड़ रहा है, 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक। द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस विल बी, आपसे पूछा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस विल, ठीक। पिछला वाला जो क्वेश्चन था 2022 में आया था,
ये वाला क्वेश्चन आया है 2019 में। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके। ऑप्शन ए है 4 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 16 के कैप। ऑप्शन बी है आपका 4 आई कैप माइनस 23 जे कैप प्लस 16 के कैप। ऑप्शन सी है -100 आई कैप -35 जे कैप -8 के कैप। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है? और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन आपके पास। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट था, वो किस वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा था? 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, इस वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा था। बाद में वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। कितना? 1:5 के। आगे बोल रहा है स्मॉलर मास फ्लाइज विद द वेलोसिटी ऑफ इतने से। जो छोटा वाला मास है वो इस वेलोसिटी से उसके बाद फ्लाई कर रहा था। वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस विल बी, आपसे लार्जर पीस की वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? देखो, इसमें भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, बाहर से तो कोई फोर्स ना लगा नहीं, कुछ इंटरनल फोर्स ऐसे हुए होंगे जिसकी वजह से ये क्या कर गया? एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, तो 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये वेलोसिटी इनटू मास, एम मान लिया था हमने मास इसका। अच्छा, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल, तो पहला वाला हिस्सा कितना है? 1/6 एम। अब कॉमन रेशियो एक्स नहीं लेते हम, सीधा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 एम, सॉरी 1/6 एम इनटू इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी कितना? 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस लार्जर मास कितना है? 5/6 एम इंटू वी। मान लेते हैं जो लार्जर वाला मास है इसकी वेलोसिटी वी है। ठीक, अब एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया। तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। आपके पास क्या आया? 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप एम इक्वल्स टू m/6 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 5/6 एम बी। एम खत्म हो गया आपके पास। ठीक है, इसको इधर भेज दो आप। 20 ये इधर आया तो हमारे पास क्या बचा? माइनस का। देखो 100 आई कैप इधर आया, जो पहले 20 आई कैप माइनस 100/6 आई कैप, भाई ये 6 नीचे है ना, 100/6 प्लस 25 माइनस 35/6 जे कैप प्लस माइनस के 12 माइनस के 8/6 के कैप, और ये किसके बराबर हो गया? 5/6 वी के बराबर। ठीक, तो 120 माइनस 100 20 आई कैप बटे 6 प्लस 25 का 150 माइनस 35 115 जे कैप अपॉन 6 माइनस का 12 72 72 और माइनस के 80 के कैप अपॉन 6 इक्वल्स टू 5/6 वी। 6 6 6 6 खत्म। ठीक है, 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 16 जा, आपके पास क्या आ गया? 4 आई कैप प्लस 23 जे कैप माइनस 16 के कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास। ठीक है, इजी था। कौन सा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये 2019 में आया हुआ आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बोल रहा है एन एक्सप्लोजन है कि एक एक्सप्लोजन है, वो एक रॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एन एक्सप्लोजन डिवाइडेड रॉक इनटू 3 पार्ट्स। 3 parts, 2 parts go off at right angles to each other. 2 parts go right angles to each other.
these two are 1 kg, फर्स्ट पार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। अब आपसे बोला जा रहा है देखो इसमें से एक जो पार्ट है वो 1 किलो का है और वो 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, हम सीधा इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये एक रॉक था, ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर गया। ठीक, 3 हिस्सों में जब टूट गया, इसमें से एक हिस्सा है 1 किलो का, ठीक, दूसरा हिस्सा है 2 किलो का और तीसरा हिस्सा है, अच्छा तीसरे हिस्से की वेलोसिटी है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो 1 केजी वाला मान लेते हैं, ये 1 केजी वाला इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। 2 केजी वाला म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, कितनी वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और जो तीसरा वाला है वो कैसे मूव कर रहा है, फ्लाइज ऑफ, थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये किधर भी मूव कर सकता है, हमें नहीं पता ये किधर मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m3, ये m1 था और ये था m2। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मास ऑफ थर्ड पार्ट, फाइंड m3। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है 7 kg, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 17 kg, ऑप्शन सी है 3 kg और ऑप्शन डी है 5 kg। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो क्या बोला गया था, पत्थर रखा हुआ था, अचानक से एक्सप्लोड हुआ, 3 हिस्सों में टूट गया और 3 हिस्सों में 2 हिस्से म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। 2 केजी वाला 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 केजी वाला 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो थर्ड वाला हिस्सा है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है बताइए जो थर्ड पार्ट है उसका मास क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। ठीक भाई, एक्सप्लोड होने से पहले पत्थर रेस्ट में ही तो था, ठीक, 0 है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम सॉरी, पी फाइनल इक्वल्स टू, तो देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, तो पहला मोमेंटम m1 इंटू V1, तो m1 कितना है 1 इंटू V 12, और ये कौन सी दिशा में, आई कैप में। आप इधर भी जाते हुए मान सकते हैं, ये फिर भी ऊपर जाएगा, तब भी दोनों क्या परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा वाला ऊपर जा रहा है तो प्लस m2 कितना है 2 इंटू 8 जे कैप प्लस m3 को हम यहां पर मोमेंटम P3 ही लिखा रहने देते हैं। ठीक, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, F एक्सटर्नल बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो P इनिशियल बराबर क्या आ गया, P फाइनल आ गया। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था, फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस P3। P3 बराबर क्या आ गया आपके पास, माइनस का 12 आई कैप माइनस का 16 जे कैप, तो मॉड ऑफ P3 हमने निकाला, मॉड ऑफ P3 क्या आ गया, रूट के अंदर -12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और इसका 256। फाइनली मोमेंटम P3 आपके पास कितना आ गया, मॉड P3 रूट के अंदर 400 और ये कितना आ गया 20। अब P3 कितना है, m3 इंटू 4, तो m3 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, तो m3 कितना आ गया 20/4, 4 5 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका आया हुआ है नीट 2009 में। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, इसी तरीके से निकालते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, बंदूक वाले का दो कर लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं। ये आया था 1996 में, क्या बोल रहा है, अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। क्वेश्चन है, आदमी ने कितने 200 ग्राम की, ये हमारे पास एक बंदूक है, हमारे पास क्या, आदमी के पास एक बंदूक थी। ठीक है, इसके अंदर एक गोली है, बंदूक का मास आपको दे रखा है कितना है 1 kg मास, इसका मास बराबर कितना है, मास बराबर है 1 kg। ठीक है, अच्छा मास ऑफ बुलेट, ठीक है, मास ऑफ बुलेट गोली कितना दे रखा है 200 ग्राम। ठीक, जब ये फायर करता है तो बुलेट की स्पीड कितनी होती है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड
स्पीड ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है आपकी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे क्या बोला? बाई व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड। बाई व्हाट वेलोसिटी द गन rebounds backwards। ठीक, ऑप्शन ए है 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 0.01 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखिए, आदमी के पास बंदूक थी, बंदूक क्या थी? रेस्ट में थी। फिर उसने चलाई गोली, गोली चलाई तो गोली निकली किसी स्पीड से। जब गोली आगे गई होगी तो बंदूक में पीछे झटका लगा होगा। अच्छा, झटका क्यों लगा होगा? देखो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, गोली बाहर निकली, ये एक्शन हुआ, तो रिएक्शन कहाँ मिलेगा? पीछे मिलेगा उसको, बंदूक को। तो पीछे इसको कुछ झटका लगा और वो वेलोसिटी मान लेते हैं v, इससे इसको झटका लगा। ठीक, अब ये v आपको चाहिए। तो इनिशियली, अगर हम इनिशियली बात करें, इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0 था भाई, बंदूक भी रेस्ट में थी, गोली चली नहीं थी। अभी गोली हमने चला दी, तो जब गोली चलाई तो कहानी क्या हुआ? P फाइनल इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। पहले तो P1 किसका? बुलेट का, फिर प्लस P2 किसका? बंदूक का। तो बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी तो 200 ग्राम, सबसे पहले इसे केजी में चेंज करेंगे, इंटू 5 प्लस बंदूक का मास कितना है? 1 केजी। और बंदूक कहां जा रही है? पीछे। भाई पीछे ही तो जाएगी, माइनस v। आप नहीं भी माइनस v लगाते हैं तो भी एंड में आपको क्या मिलेगा? v माइनस में ही आएगा। ठीक, तो p अभी p इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p फाइनल, क्योंकि मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। तो इनिशियल तो 0 था ही, ये कैंसिल आउट हो गए। 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां पर क्या बचा आपके पास? यहां पर क्या बचा? 1 प्लस माइनस का 1 v। ठीक, ये आ गया v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा? ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि क्या है कि हमारे पास एक बंदूक है, ठीक है, और इससे गोली निकली, इसके सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस है, गोली का मास मान लेते हैं m है और ब्लॉक का मास है 4m। ठीक, गोली वेलोसिटी v से जा रही है और ये इनिशियली इन रेस्ट। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होता है कि गोली आके इस लकड़ी के डब्बे में, ये क्या है? ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, इसमें आके घुस जाती है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ बुलेट एंड ब्लॉक आफ्टर bullet embedded in block। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब गोली इसमें घुस गई तो आपको बताना है कि बताइए इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, गोली इसमें आई, इसमें लगी और इसके अंदर क्या होगी? घुस गई। ठीक, घुस गई, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, गोली आई, इसके अंदर घुस गई और ये दोनों क्या है? साथ में मूव करने लग गए। अब साथ में अगर मूव करने लग गए तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होने चाहिए? फाइनल के। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका मास 4m और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, क्योंकि ये कहां था? ये तो रेस्ट में था। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? p फाइनल इक्वल्स टू, भाई दोनों एक साथ आ गए तो मास कितना हो गया? 4m प्लस बुलेट का मास और m, और मान लेते हैं ये v डैश वेलोसिटी से मूव करने लग गए। ठीक, आगे तो इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। तो m इंटू वी इक्वल्स टू 5m इंटू वी डैश, m से m खत्म, तो v डैश इक्वल्स टू v अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन। बहुत सारे कोलिजन, जितने भी कोलिजन के क्वेश्चंस होंगे कि एक बॉल यहाँ पर रखी हुई है एम मास की, दूसरी बॉल 2m मास की है, ये v वेलोसिटी से जा रही है और ये 2v वेलोसिटी से जा रही है। आपसे पूछा है कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो m वाली बॉल है वो v डैश वेलोसिटी से जा रही है और 2m वाली बॉल है वो v वेलोसिटी से जा रही है। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m, ठीक है। अब इसमें भी क्या लग गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग गया, क्योंकि ये बॉल जब इससे टकराई होगी तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। भाई जो कोलिजन हुआ, कोलिजन यहां पर किस तरीके का हो रहा है, देखो ये दोनों कैसे हैं, स्मूथ ब्लॉक हैं, जमीन पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जमीन पर चलते हुए आ रहे हैं, आपस में टकराए, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, कोई फोर्स नहीं लगा एक्सटर्नल, ठीक है। तो मोमेंटम इनिशियल होगा, उतना ही मोमेंटम क्या होगा, फाइनल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी प्लस 2m इंटू 2v, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और बराबर फाइनल मोमेंटम m इंटू वी डैश प्लस 2m इंटू वी। m खत्म हो गया, v प्लस 4v कितना आ गया हमारे पास, 5v इक्वल्स टू v डैश प्लस 2v, ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 3v इक्वल्स टू v डैश, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आपके 2-4 नीट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन अलग से मैंने करवा दिए, ठीक। अगर मैं फ्रिक्शन को ऐड कर देता या फिर फ्रिक्शन अभी तक पढ़ा देता तो आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता इस पर। तो जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसके बाद और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, और वर्क एनर्जी पावर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं इसी समय अपने अगले लेक्चर को लेकर। अब देखिए पूरा लॉज ऑफ मोशन के न्यूटन के तीनों लॉज खत्म हो गए, उनका एप्लीकेशन खत्म हो गया, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक। तो कल हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन किस तरीके से कैसे काम करता है मोशन के अंदर। तो मिलते हैं कल इसी टाइम।